ये हेडिंग डाल लीजिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में विश्लेषणात्मक विचारधारा। हेडिंग डाल लीजिए विश्लेषणात्मक विचारधारा या एनालिटिकल स्कूल, इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिकल स्कूल। आप लिख करके लिख लीजिए दो तीन नाम। प्रमाणवादी विचारधारा, आप लिख करके नाम लिखिए दो तीन इसका। प्रमाणवादी विचारधारा। फिर आप लिख करके लिखिए आज्ञापक विचारधारा। आज्ञापक विचारधारा। फिर आप लिख करके लिखिए समादेशात्मक विचारधारा। समादेशात्मक विचारधारा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए विश्लेषणात्मक विचारधारा इसे इसलिए कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिए, पहले तीनों का नाम लिखिए। विश्लेषणात्मक विचारधारा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इसमें वर्तमान तथ्यों का, वर्तमान माने विद्यमान, जो एग्जिस्ट है, इसमें वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात इसी लाइन में लिखेगा, अर्थात भूतकाल में विधि क्या थी, अर्थात भूतकाल में विधि, आगे बैठिए इधर जगह, भूतकाल में विधि क्या थी तथा भविष्य काल में कैसी विधि होनी चाहिए, तथा भविष्य काल में कैसी विधि होनी चाहिए, इस पर यह विचारधारा विचार नहीं करती। इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है ये। इस पर यह विचारधारा विचार नहीं करती। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस विचारधारा का जन्म, इस विचारधारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ। देश भी पूछ सकता है, अंडरलाइन करते रहिए। इस विचारधारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ तथा इसके प्रवर्तक या पिता, तथा इसके प्रवर्तक यानी कि पिता जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। इसके प्रवर्तक या पिता जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। जॉन ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोनों। जॉन ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का माने इंग्लैंड के विधि शास्त्र का, आंग्ल विधि, बैठिए पीछे हो, आंग्ल विधि शास्त्र का पिता भी माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। पिता भी माना जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए
इस विचारधारा का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुआ। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। अर्थात कल्पना के विरोध स्वरूप यह विचारधारा उत्पन्न हुई। अर्थात माने प्राकृतिक विचारधारा कल्पना पर आधारित थी, अर्थात कल्पना के विरुद्ध यह विचारधारा उत्पन्न हुई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग डाल लीजिए, विशेषताओं से भी क्वेश्चन बना है। इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। पहला लिखिए, विधि बनाई जाती है, पाई नहीं जाती। ये क्वेश्चन नया आ सकता है क्योंकि इसके विपरीत क्वेश्चन पिछली बार आपका जे में पूछा गया है कि विधि बनाई जाती है, पाई नहीं जाती। ये ऐतिहासिक का माने ऐतिहासिक विचारधारा वाले बताते हैं, तो इसके उल्टा कि विधि बनाई जाती है, पाई नहीं जाती, ये किस विचारधारा का थीम है? तो एनालिटिकल। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। दूसरा लिखिए, इस विचारधारा के तहत केवल विकसित प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इस विचारधारा के तहत केवल विकसित प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, न कि प्राचीन प्रणालियों का, न कि प्राचीन प्रणालियों का। तीसरा पॉइंट लिखिए, विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश हैं। अब इस विचारधारा बार बार नहीं लिखवाया जाएगा, जो भी लिखवाया जाएगा इसका मतलब हुआ कि एनालिटिकल में ही चल रहा है। लिखिए, विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश हैं। अगला लिखिए, विशेषता, किसी देश की विधि व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण होती है। किसी देश की विधि व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण होती है। अगला लिखिए, विधि की व्याख्या, न्यायिक निर्णयों, विधि की व्याख्या न्यायिक निर्णयों एवं प्रशासकीय निर्धारण के लिए
विधि की व्याख्या न्यायिक निर्णयों एवं प्रशासकीय निर्धारण के लिए प्राधिकारी विषय के सामग्री के रूप में प्राधिकारी विषय के सामग्री के रूप में किया जाता है। अगला लिखिए, विधि के पीछे वास्तविक दबाव। विधि के पीछे वास्तविक दबाव यानी कि क्यों लोग कानून का पालन करते हैं। विधि के पीछे वास्तविक दबाव राज्य द्वारा लागू किया जाने वाला। विधि के पीछे वास्तविक दबाव राज्य द्वारा लागू किया जाने वाला अनुशास्ती यानी कि सेंसन कहा जाता है या शास्ती अनुशास्ती है। अनुशास्ती है जो न्यायपालिका के जो न्यायपालिका के माध्यम से लागू किया जाता है। जो न्यायपालिका के माध्यम से लागू किया जाता है। अगला लिखिए, विधि और नैतिकता में अंतर होता है। लॉ एंड मोरालिटी। विधि और नैतिकता में अंतर होता है। अगला लिखिए, विधि के बारे में। विधि के बारे में भूतकाल तथा भविष्यकाल का। विधि के बारे में भूतकाल तथा भविष्यकाल का अध्ययन नहीं किया जाता। अध्ययन नहीं किया जाता। अगला लिखिए, विधि जैसी की है यानी कि इज कहा जाता है। विधि जैसी की है का अध्ययन किया जाता है। इसको कोष्ठ में इज लिख लीजिएगा। इज विधि जैसी की है का अध्ययन किया जाता है। न कि विधि जैसी होनी चाहिए का। न कि विधि जैसी होनी चाहिए का। होनी चाहिए को आर्ट कहते हैं। माने आर्ट का अध्ययन प्राकृतिक विचारधारा करेगी। इज का अध्ययन आपका एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी याद रखिए। चाहिए से मतलब नहीं है, क्या वर्तमान समय में है। अगला लिखिए, साक्ष्य तर्क और परीक्षण पर आधारित निर्णय। अगली विशेषता लिखिए, साक्ष्य तर्क तथा परीक्षण पर आधारित निर्णय नैतिकता पर आधारित निर्णय से। नैतिकता पर आधारित निर्णय से श्रेष्ठ होता है। नैतिकता पर आधारित निर्णय से श्रेष्ठ होता है। अगला वाक्य लिखिए, विशेषता ये पूरी हो गई। आगे लिखिए, इस विचारधारा को
इस विचारधारा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस विचारधारा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखिए, प्रमाणवादी फर्स्ट या एनालिटिकल फर्स्ट भी, प्रमाणवादी भी कह सकते हैं, या विश्लेषणात्मकवादी। प्रमाणवादी फर्स्ट, इसमें 2-4 लाइन लिखते रहिए। प्रमाणवादी फर्स्ट, इसमें लिखिए, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसके पिता ऑस्टिन माने जाते हैं। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसके पिता ऑस्टिन माने जाते हैं। इसके तहत विधि की व्याख्या, पूछ सकता है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके तहत विधि की व्याख्या संप्रभु के समादेश के रूप में की गई है। इसके तहत विधि की व्याख्या संप्रभु के समादेश के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख विद्वान, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख विद्वान जर्मी बेंथम, कामा दीजिए जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन, कामा दीजिए हॉलैंड, फिर कामा दीजिए सामंड, तथा चिपमैन ग्रे हैं, तथा चिपमैन ग्रे हैं। सामंड, हॉलैंड तथा चिपमैन ग्रे, चिपमैन ग्रे हैं। अगला लिखे प्रमाणवादी सेकंड या विश्लेषणात्मकवादी सेकंड, एक ही हैं दोनों। अगला लिखे प्रमाणवादी सेकंड, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। लिखिए, इसकी उत्पत्ति वियना में हुई। इसकी उत्पत्ति वियना में हुई। इसके पिता हेंस केल्सन को माना जाता है। इसके पिता हेंस केल्सन को माना जाता है। इसे वियना विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वियना विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में विश्लेषणात्मक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। इस काल में विश्लेषणात्मक विचारधारा
अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसको थोड़ा 2-3 लाइन और शब्द लिखिए। गोल्डन एज, गोल्डन एज लिख लीजिएगा पोस्ट में। चरमोत्कर्ष के बाद आप लिखिए गोल्डन एज या स्वर्णिम युग, स्वर्णिम युग, या इसी को भाषा चेंज करता है आपका ज्ञानोदय काल। आबलिक आबलिक करके 3-4 शब्द लिखिए। ज्ञानोदय काल, या एक बार दिया है गौरवान्वित काल, गौरवान्वित भी दिया है कंपटीशन में। ज्ञानोदय काल, गौरवान्वित काल, तो चाहे चरमोत्कर्ष पर दे, चाहे गोल्डन एज दे, चाहे गौरवान्वित काल दे, या सबसे उच्च शिखर पर दे, या सबसे ज़्यादा माने मान्यता कब थी, तो हेंस केल्सन के समय। और आपका तो वियना विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आया है। हेंस केल्सन वियना विचारधारा माने किससे रिलेटेड हैं, तो विश्लेषणात्मकवादी विचारधारा से। लिखिए इसके तहत विधि की व्याख्या, अभी इसी में लिखिएगा, प्रमाणवादी सेकंड में ही चल रहा है। इसके तहत विधि की व्याख्या नियमों के रूप में की गई है। इसके तहत विधि की व्याख्या नियमों के रूप में की गई है। हेंस केल्सन को ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हेंस केल्सन को ऑस्टिन से एक कदम आगे माना गया है, माना जाता है। एक कदम आगे माना जाता है। हेंस केल्सन ने विधि का शुद्ध सिद्धांत यानी कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, हेंस केल्सन ने विधि का शुद्ध सिद्धांत तथा मूल मानक का सिद्धांत, ग्रैंड नॉर्म तथा मूल मानक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड नॉर्म, ग्रैंड नॉर्म या मूल मानक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब अगला लिखिए प्रमाणवादी थर्ड या तृतीय। हेडिंग डालिए प्रमाणवादी या विश्लेषणात्मकवादी थर्ड, ये सेकंड में लिखवा गया था। लिखिए प्रमाणवादी थर्ड के पिता हार्ट माने जाते हैं। प्रमाणवादी थर्ड के पिता हार्ट माने जाते हैं। ये हेंस केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। ये मने हार्ट, ये हेंस केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। इन्होंने विधि की व्याख्या नियमों के समूह के रूप में की। इन्होंने विधि की व्याख्या नियमों के समूह के रूप में की। तथा विधि और नैतिकता के बारे में अपनी विचार प्रकट किए। तथा विधि एवं नैतिकता के बारे में
अपने विचार प्रकट किए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विधि तथा नैतिकता को लेकर मुख्य विवाद। ये क्वेश्चन आ चुका है, अगला भी जो लिखवाया जा रहा है। विधि तथा नैतिकता को लेकर मुख्य विवाद हार्ट तथा फूलर के बीच है। ये दो विद्वान हैं। विधि तथा नैतिकता को लेकर मुख्य विवाद हार्ट तथा फूलर के बीच है। अब लिखिए आपका, ये हेडिंग डालिए प्रमाणवादी फर्स्ट। शुरू किया जाए ऑस्टिन से। हेडिंग डाल लीजिए। तीनों की थोड़ा थोड़ा विशेषताएं लिखवाई गई। वैसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस है। लिखिए प्रमाणवादी फर्स्ट या एनालिटिकल फर्स्ट। लिखिए हेडिंग डाल लीजिए जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन लिखिए जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड में सेना के एक अधिकारी थे। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड में सेना के एक अधिकारी थे। कुछ दिनों के लिए ये जर्मनी गए। कुछ दिनों के लिए ये जर्मनी गए तथा वहाँ उन्होंने रोमन विधि का अध्ययन किया। वहाँ उन्होंने रोमन विधि का अध्ययन किया तथा रोमन विधि से प्रभावित होकर, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन ये, तथा रोमन विधि से प्रभावित होकर इन्होंने समादेश का सिद्धांत दिया तथा रोमन विधि से प्रभावित होकर इन्होंने समादेश का यानी कि कमांड का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन बना ये है कि इन्होंने समादेश का सिद्धांत किससे प्रभावित होकर दिया। तो फिर हम बता दें, सेना के अधिकारी होने के कारण नहीं, बल्कि आप मार करके आएंगे रोमन विधि। अगला लिखिए, इन्हें विश्लेषणात्मक विचारधारा का, पहले इनकी विशेषता कुछ लिखवा दिया जाए तब विधि के विचार। इन्हें विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता माना जाता है। इन्हें विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता माना जाता है तथा आंग्ल विधि शास्त्र का भी पिता माना जाता है तथा आंग्ल विधि शास्त्र का भी पिता माना जाता है। इनके गुरु जर्मी बेंथम थे। इसी लाइन में लिखते रहिए। इनके गुरु जर्मी बेंथम थे। अतः ऑस्टिन को जर्मी बेंथम से एक कदम आगे माना जाता है। इनके गुरु जर्मी
बेंथम थे, अतः ऑस्टिन को जर्मी बेंथम से एक कदम आगे माना जाता है। एक कदम आगे माना जाता है। इनकी प्रमुख किताब, किताब भी बहुत पूछा जाता है, दोनों याद करके जाइएगा। इनकी प्रमुख किताब, फर्स्ट लिखिए ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, पहली किताब लिखिए ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आ चुका है लेकिन चांस कम रहता है। लेकिन जो दूसरी किताब है उसी के बारे में थोड़ा अंदर से पूछा गया है। लिखिए दूसरा, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द प्रोविंस द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, मी आधा न ड, मिन्ड। इसके आगे लिखे, इसमें अंदर से पूछा गया है। इन्होंने लंदन, इसी किताब में के आगे कोष्ट में लिखिएगा, इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में 6 लेक्चर दिए, यानी विधि के बारे में। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में 6 लेक्चर दिए। उन्हीं लेक्चरों का समावेश इस किताब में किया गया है। ये भी क्वेश्चन एक बार आया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन्हीं लेक्चरों का समावेश इस किताब में किया गया है। अगला लिखे, एरो पैराग्राफ चेंज करके, इन्होंने निश्चायक विधि या सकारात्मक विधि, इन्होंने निश्चायक विधि या सकारात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ, इन्होंने निश्चायक विधि या दूसरी भाषा में सकारात्मक विधि का वर्णन किया, जिसमें 4 तत्व होते हैं, जिसमें 4 तत्व होते हैं। हो सकता है ये नया क्वेश्चन बन जाए। लिखिए 4 तत्व हैं। लिखिए पहला संप्रभुता, हो सकता है ये नया क्वेश्चन बन जाए। पहला सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता, दूसरा आदेश, आदेश यानी कि समादेश भी आ सकता है। पहली संप्रभुता, दूसरा आदेश, तीसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य और चौथा सेंसन यानी कि शास्त्र, यानी कि उसी को अनुशास्त्र कहते हैं। तो फिर याद रखिए, पहला आपका संप्रभुता हो गया, दूसरा समादेश हो गया या आदेश हो गया, तीसरा कर्तव्य या ड्यूटी और चौथा क्या है, सेंसन। क्रम से याद हो सकता है आजकल ये पूछ रहा है कौन सा क्रम सही है। तो पहले संप्रभु आएंगे, वह आदेश देंगे दूसरे पर, तीसरे पर व्यक्ति का कर्तव्य आएगा कि आदेश का क्या करे। अब व्यक्ति अगर पालन नहीं करता तो चौथे पर क्या आएगा, ये जो संप्रभु हैं
न्यायपालिका के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को क्या कराएगा, दंडित। तो चारों क्रम आपका पूछा जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी क्रम याद रखिए, पहले प्रपोजल, उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस, फिर प्रामिज, फिर आपका प्रामिज के बाद एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा क्रम सही है? तो बहुत पूछा जाता है आपका प्रामिज पर लोग गलत करके आ रहे हैं। तो प्रामिज है क्या? तो जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वही प्रपोजल प्रामिज में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्वीकृत प्रस्थापना ही क्या है, वचन। क्या, प्रामिज। प्रामिज कितने प्रकार के होते हैं? उत्तराखंड ने बनाया 2 प्रकार, एक एक्सप्रेस और दूसरा। अगला लिखिए आपका, बैक होइए फिर भाई, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एक जोड़ा गया आपका। अगला लिखिए आपका, जॉन ऑस्टिन ने जॉन ऑस्टिन ने यह कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। इसी में थोड़ा एरो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है। जो आपने विधि लिखा है, तो इनकी विधि की संकल्पना किस, देखिए लिखिए भाई आपका, विधि संप्रभु का समादेश है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बना है, 3 क्वेश्चन तो इसी में आप निकालिए। 4 क्वेश्चन देखिए कैसे हम निकाल रहे हैं शब्द सा। विधि की परिभाषा किससे प्रेरित होकर ऑस्टिन ने दिया, या विधि की परिभाषा किससे एडाप्ट की? तो ब्लैक स्टोन मारिए। अगर संप्रभुता किससे प्रेरित थी इनकी, तो हाब्स मारिए। और समादेश किससे प्रेरित था, किससे अडाप्ट किया? तो जर्मी बेंथम। ये क्वेश्चन एक यहाँ से आ सकता है। लिखिए, उसमें नीचे एरो बना बना लिखिए। आपका विध के नीचे लिख लीजिए ब्लैक स्टोन से प्रेरित। कहिए तो अलग लिखवा दे, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है उसी में नीचे एरो बना लीजिए कि जो विधि है ये किससे प्रेरित है, ब्लैक स्टोन से, या अडाप्ट किए। जो संप्रभुता लिखे हैं उसी के नीचे एरो बनाकर हाफ्स लिखिए। और जो समादेश शब्द लिखे हैं आपका, उसके नीचे लिख लीजिए जर्मी बेंथम। तीनों शॉर्टकट में हो जाएगा। थोड़ा भाई ना समझ में आएगा तो डिटेल में हम लिखवाएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालिए, विधि की व्याख्या। अब 3 शब्द वहीं आपका मथना है। पहला हम कौन आपका लिखवा रहे हैं, इनके विधि के बारे में विचार। यही 3 शब्दों का चीड़ फाड़ करना है, बहुत लंबा इनका सिद्धांत है। तो हेडिंग डाल लीजिए, विधि। ऑस्टिन के अनुसार विधि, देखिए अभी 2 शब्द बचे हैं, कौन कौन? संप्रभुता और समादेश। पहला हम कौन उठा रहे हैं, विधि। लिखिए, ऑस्टिन ने विधि की संकल्पना ब्लैक स्टोन से प्रेरित होकर की। ऑस्टिन ने विधि की संकल्पना ब्लैक स्टोन से प्रेरित होकर दिया। दिया लिख लीजिए, दिया। इनके अनुसार, इनके अनुसार विधि ऐसे नियमों का संकलन है। अब इनका कोटेशन याद करना पड़ेगा।
विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के किसी अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है जिस पर उसकी संप्रभुता हो जिस पर उसकी संप्रभुता हो। जिस पर उसकी संप्रभुता हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। निश्चायक विधि का तात्पर्य पॉजिटिव ला। निश्चायक विधि का तात्पर्य ऐसे आदेशों के समूह से है। ऐसे आदेशों के समूह से है जो एक संप्रभुताधारी द्वारा किसी स्वतंत्र राजनयिक समाज में प्रजा के व्यवहारों को निर्धारित करने के लिए तैयार किए गए हों। अर्थात प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाए गए आचरण के नियम ही प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाए गए आचरण के नियम ही पॉजिटिव ला या विध्यात्मक विधि कहे जाते हैं, या निश्चायक भी कहिए। प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाए गए आचरण के नियम ही पॉजिटिव ला यानी कि विध्यात्मक विधि या सकारात्मक विधि या निश्चायक विधि, तीनों एक ही हैं, कहा जाता है तथा विधि शास्त्र में इसका ही अध्ययन किया जाता है यानी कि ये मानते हैं कि समाज में दो वर्ग होता है, एक आपका प्रवर यानी कि सुपीरियर और एक अवर यानी कि सबऑर्डिनेट। जो प्रवर होता है वह अवरों के लिए यानी कि अपने अधीनस्थों के लिए कंडक्ट के रूल बनाता है, और वहीं जो कंडक्ट के रूल प्रवर ने अवर के लिए बना दिया
उसी का विधि शास्त्र में अध्ययन भी किया जाता है, और वही क्या है, पॉजिटिव लॉ। इसके अलावा और भी लॉ हैं, लेकिन वह पॉजिटिव लॉ नहीं है। तो सकारात्मक विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, जॉन ऑस्टिन ने। अभी इनकी विधि की, यानी कि इसका मतलब विधि नियमों का संकलन है, जो आपका एक सॉवरेन द्वारा सबऑर्डिनेट लोगों के लिए बनाया जाता है कि सबऑर्डिनेट लोग कैसा आचरण दर्शाएंगे। अगर सबऑर्डिनेट लोग उस नियम को नहीं मानते तो ये जो संप्रभु हैं ये उनको शास्ति देगा, यानी कि दंड से क्या करेगा, दंड। यानी कि कुल मिलाकर इस विचारधारा का थीम ये होगा कि संप्रभु ने कानून बनाया, जनता का कर्तव्य है कि पालन करे। अगर जनता पालन नहीं करती, क्यों पालन करती है जनता, क्योंकि अनुशासन या दंड का भय रहता है। यानी कि कानून नैतिकतावश पालन नहीं किया जाता, समाज की प्रथाओं पालन नहीं किया जाता, संप्रभु के भयवश इसका पालन किया जाता है कि पालन नहीं करेंगे या उल्लंघन करेंगे तो सॉवरेन क्या देगा, सजा। तो सेंशन आगे बताया जाएगा। अभी तो आपका विधि की परिभाषा, पैराग्राफ चेंज करिए। इन्होंने विधियों का इन्होंने विधियों का इन्होंने विधियों का वर्गीकरण किया जो निम्नलिखित हैं। चार्ट एक बना लीजिएगा। इन्होंने विधियों का वर्गीकरण किया जो निम्नलिखित हैं। एक चार्ट बना लीजिए। विधि ऊपर आपका बनाकर चार्ट बनाइए, दो भागों में पहले बांटिए। पहला आपका है उचित रूप से कही जाने वाली विधि। पहले में लिखिएगा उचित रूप से कही जाने वाली विधि, और दूसरे में अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि। फर्स्ट में लिखिए उचित रूप से कही जाने वाली विधि। सेकंड में लिखिएगा अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि। लिखिए उचित रूप से कही जाने वाली विधि का फिर बंटवारा इसी में चार्ट में कर देना है। इसका पहले बंटवारा कर लीजिए। लिखिए, यानी कि लिखना नहीं, इसी में बंटवारा कर लीजिए, मैंने बता रहा हूँ। उचित रूप से कही जाने वाली विधि को ये दो वर्गों में बांटते हैं। एक डिवाइन लॉ, यानी कि पहला कौन हो गया, ईश्वरीय विधि, भगवान द्वारा बनाया गया कानून, और दूसरा मानव द्वारा। बना लीजिए। तो उचित विधि को ये दो वर्गों में बांटते हैं, पहला ईश्वरीय विधि और दूसरा मानव निर्मित विधि। मानव निर्मित विधि। फिर आपका मानव निर्मित विधि को ये दो वर्गों में बांटते हैं। लिख लीजिए दो वर्ग को। मानव निर्मित विधि को ये दो वर्गों में बांटते हैं। एक प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाई गई विधि, प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाई गई विधि, और दूसरा रूढ़िजन विधि, रूढ़िजन्य, यानी कि वही प्रथा और रूढ़ जो है। फिर एक बार देखिए, मानव द्वारा निर्मित विधि को ये दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग आपका है कि प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाई गई विधि, और दूसरा रूढ़िजन विधि, यानी कि जो समाज बनाता है, यानी कि जो ऐतिहासिक विचारधारा थे, परंपरा, प्रथा तथा रूढ़। अब यहाँ जो आपका इन सभी को उचित रूप से विधि माना जाता है, लेकिन ऑस्टिन के अनुसार जो एक्चुअल लॉ होगा,
जो पॉजिटिव ला होगा, जो निश्चायक विधि होती है, यानी कि जिनका अध्ययन जूरिस्प्रूडेंस में किया जाता है, सबका नहीं किया जाता। तो आप लोग बताइए किसका किया जाता है? केवल प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाए गए आचरण के नियम, और इसी को ऑस्टिन क्या कहते हैं? पॉजिटिव ला। इसको लिखिए, इसी में थोड़ा कहीं कोष्ट में लिख लीजिए। ऑस्टिन ऑस्टिन प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाई गई विधि को ही, भाई यही अटैक करना है आपको। ऑस्टिन प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाई गई विधि को ही वास्तविक विधि मानते हैं, पॉजिटिव ला मानते हैं। वास्तविक को विध्यात्मक कई जगह लिखा है, वह हिंदी में सतर्क रहना है। विध्यात्मक विधि या निश्चायक विधि या वास्तविक विधि पॉजिटिव ला मानते हैं। दूसरा बंटवारा करिए, आपका इधर आ जाइए। अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि, हेडिंग ऊपर बंटवारा किया गया है, उसको अलग से भी लिख सकते हैं कहीं जगह ना हो तो। अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि को ऑस्टिन दो वर्गों में बांटते हैं, यानी कि इसमें भी कितना बंटवारा कर देना है? दो। इसमें ज्यादा नहीं चलेगा, दो ही बंटवारा है। फर्स्ट लिखिए सादृश्य विधि। सादृश्य दूसरा लिखिए लाक्षणिक विधि, दूसरा प्रकार है लाक्षणिक। लाक्षणिक विधि। अगला लिखे, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को विध्यात्मक विधि मानने से इनकार किया है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए, इन्होंने इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को विध्यात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव ला, विध्यात्मक विधि मानने से इनकार किया है तथा यह कहा कि, कोटेशन आ सकता है, तथा यह कहा कि अंतरराष्ट्रीय विधि विध्यात्मक नैतिकता है, यानी कि इंटरनेशनल ला पॉजिटिव मोरालिटी है। अंतरराष्ट्रीय विधि विध्यात्मक नैतिकता है। इंग्लिश वर्जन लिख लीजिएगा एक बार, पॉजिटिव मोरालिटी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑस्टिन ने अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में क्या कहा? तो पॉजिटिव मोरालिटी, यानी कि व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय विधि का राज्य पालन किसी संप्रभु के भय के कारण न करके मात्र और मात्र किसके कारण करते हैं? मोरालिटी, यानी कि अब नैतिकता के कारण। अतः ये विधि तो है लेकिन पॉजिटिव ला नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ला तब होगा जब दो व्यक्ति रहेंगे समाज में, एक प्रवर और दूसरा अवर। अगला लिखिए आपका, ये तो विधि के बारे में। अब आइए संप्रभु। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता लिखिए, इसमें समझाते भी रह जाए। ऑस्टिन के अनुसार आपका संप्रभुता, विधि तो थोड़ा बताया गया था लेकिन संप्रभुता भी बताई नहीं गई है। देखिए आपका शुरू किया गया था जो ऑस्टिन के अनुसार आपका ये विधि की व्याख्या हमने कल भी बताई थी इनकी, और आज आपका लिखवा भी दिया गया। और इनका जो वाक्य है कि ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विधि संप्रभु का समादेश है। इन्हीं शब्दों की हमें व्याख्या करना था। विधि की व्याख्या हमने कर दिया
और ला की व्याख्या में हमने बताया कि जो पॉजिटिव ला या जो विध्यात्मक विधि या जो सकारात्मक विधि है उसी को ये विधि मानते हैं। तो सकारात्मक विधि क्या होती है, निश्चायक विधि क्या होती है, तो प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाए गए आचरण के नियम, इसी को ये क्या कहते हैं, आपका सकारात्मक विधि। और जूरिस्प्रूडेंस में केवल किसका अध्ययन किया जाता है, आपका इसी पॉजिटिव लॉ का। इसके बाद संप्रभुता देखी जाए। जहाँ तक ऑस्टिन की बात है, ऑस्टिन ये कहते हैं कि भाई किसी भी देश में एक सॉवरेन होता है, यानी कि एक संप्रभु होता है। तो जहाँ तक ऑस्टिन की बात है, सॉवरेंटी आपका या तो एक व्यक्ति में निहित हो सकती है या व्यक्तियों के समूह में, यानी कि जो संप्रभुता है। क्योंकि ऑस्टिन इंग्लैंड के थे, तो थोड़ा बहुत इंग्लैंड की संसद के बारे में आपको जानना जरूरी है, और तब इनकी संप्रभुता की व्याख्या की जाए। क्वेश्चन यहाँ कैसे बने हैं, आपका 3 मॉडल से क्वेश्चन बने हैं। पहला मॉडल जो बना है कि संप्रभुता का सिद्धांत किससे प्रभावित था, ऑस्टिन का, तो हाफ्स मारिएगा। दूसरा, संप्रभुता होती है निगेटिव पॉजिटिव दोनों, ये भी संप्रभु के गुण, तो दोनों मार कराइएगा। और संप्रभुता के ये 3 गुण बताते हैं, वे तीनों हम समझाएंगे। लेकिन पहले इंग्लैंड का थोड़ा नियम देखिए संप्रभुता के बारे में। जहाँ तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट की बात है, इंग्लैंड की संसद को, आपका इंग्लैंड की संसद सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च भी है और सावरेन यानी कि संप्रभु भी है। तो दोनों शब्दों में अंतर क्या है, तो अगर कोई कहे कि ये संस्था सुप्रीम है, सर्वोच्च है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कोई नहीं है। और अगर कहा जाए कि ये संस्था संप्रभु है, इसका मतलब ये हुआ कि वह संस्था आंतरिक और बाह्य दबावों से मुक्त है, यानी कि वह किसी के अधीन नहीं है। न तो वह इंटरनल प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि न तो कोई आंतरिक दबाव में काम करेगी और न ही कोई बाह्य दबाव। अब भारत में थोड़ा जोड़िए, क्या भारत आपका संप्रभु देश है कि नहीं है। और ये तो हमारे प्रियम्बल में जो पहला शब्द है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना रहे हैं, यानी कि भारत जब भी कोई कार्य करेगा, हमारी संसद जब भी कोई कानून बनाएगी, किसी आंतरिक प्रेशर में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में आकर नहीं बनाएगी, वह स्वतंत्र है, चाहे जो भी कानून बनाए। तो सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि अगर वह प्राधिकारी कानून बना दिया तो उस कानून को रद्द करने का पावर किसी को नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर इंग्लैंड की संसद ये कानून बनाती है कि सभी पुरुषों को आपका सलवार सूट पहनकर चलना होगा, तो कोई न्यायालय वहाँ ये नहीं है कि कह सके कि ये कानून गलत है, क्योंकि इंग्लैंड की संसद सुप्रीम है, सर्वोच्च है। लेकिन अगर भारत की संसद ऐसा कानून बना दे तो तुरंत लोग PIL सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दायर करेंगे और कहेंगे कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, उल्लंघन है। चाहे मैं शर्ट पहनूं, पैंट पहनूं, जीन्स पहनूं, ये कौन होता है सरकार रोकने वाली। तो भारत में नियम अलग है। एक क्वेश्चन आपका जूरिस्प्रूडेंस और संविधान में पूछा जाता है, भारत की संसद सर्व विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए सर्वोच्च है, तो वह विधिक सीमा क्या है। यानी कि भारत की संसद अगर कोई कानून बनाती है
तो विधिक सीमा ये लगाई गई है कि अगर वह कानून हमारे माने मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द करने का अधिकार रखता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इंग्लैंड का जो विद्वान लोमले है वह स्पष्ट एक वाक्य बताता है कि इंग्लैंड की संसद नर को नारी और नारी को नर बनाने के सिवाय कोई भी कानून पास कर सकती है, क्योंकि वो सावरेन भी हैं और सुप्रीम भी। तो सबसे पहले संप्रभुता, आपका संप्रभुता के बारे में, यानी कि संप्रभुता आस्टीन के अनुसार ये हाफ से प्रभावित होकर संप्रभुता का सिद्धांत दिए। संप्रभुता या तो एक व्यक्ति में निवास कर सकती है या किन्हीं व्यक्तियों के समूह में। संप्रभुता के ये 3 गुण बताते हैं और तीनों गुण को समझिए। पहला, हाँ, जो ये संप्रभ होता है, एक दो और लाइन समझिए तब तीनों गुण। जो ये सावरेन होगा, फिर याद रखिए, इसके अधीनस्थ लोग होंगे लेकिन सावरेन किसी के सबॉर्डिनेट नहीं होगा। यानी कि संप्रभु के ऊपर कोई भी अधिकारी नहीं होगा, अर्थात संप्रभु सबसे सर्वोच्च होगा। और इसी को आस्टीन प्रवर का नाम देते हैं, सुपीरियर का नाम देते हैं। उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके नीचे लोग होते हैं, प्रजा होती हैं, और ये संप्रभु जो है वह प्रजा के आचरण के लिए नियम बनाता है। तो कब कहा संप्रभुता की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, क्वालिटी क्या है? तो संप्रभुता के ये 3 क्वालिटी मानते हैं। पहला आपका अविभाज्यता। अविभाज्यता मतलब इसका बंटवारा नहीं हो सकता। यानी कि संप्रभुता या तो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में निवास करती हैं। आप ये नहीं कि 4 किसी देश में संप्रभु हो गए, ये संभव नहीं है। या तो व्यक्तियों का समूह संप्रभु होगा या एक व्यक्ति होगा, लेकिन 2-3 जगह संप्रभुता बटी नहीं रहेगी। तो पहला गुण क्या हो गया? क्या संप्रभुता का विभाजन संभव है कि नहीं? आस्टीन के अनुसार संभव नहीं है। तो पहला गुण हो गया अविभाज्यता। दूसरा असीमितता। असीमितता माने अनलिमिटेड। जैसे कि आपका इस समय रिचार्ज करा रहे हैं मोबाइल, तो जितने दिन के लिए हो रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही हैं आपका। उसी प्रकार संप्रभुता असीमित होती है। असीमित का मतलब ये हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। अर्थात जैसे लोमले का हमने उदाहरण बताया कि इंग्लैंड की संसद असीमित अधिकार रखती है, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा का मतलब ये हुआ कि वह जो चाहे सो कर सके, जैसा चाहे वैसा कानून बना सके। लेकिन भारत की संसद को असीम पावर नहीं है, क्योंकि भारत की संसद पर कुछ कानून बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और सबसे बड़ा प्रतिबंध तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने लगाया कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं पास करेगी जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करता है, वायलेशन। तो क्या भारत की संसद असीमित अधिकार रखती है? नहीं, असीमित नहीं है। कुछ भारत की संसद पर भले कुछ ही प्रतिबंध हो, लेकिन कुछ प्रतिबंध। लेकिन संप्रभुता असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये आस्टीन बताते हैं, हम नहीं बता रहे हैं। कौन बता रहा है? आस्टीन। तीसरा अपरिहार्यता या अनिवार्यता। यानी कि आस्टीन के अनुसार किसी भी देश में संप्रभु का होना बाध्यकारी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि संप्रभुता के अगर आस्टीन के अनुसार गुण पूछे तो 3 गुण मार कर आना है। पहला अविभाज्यता, उसका बंटवारा नहीं। असीमितता यानी कि उसकी कोई लिमिट। और तीसरा क्या है? कंपलसरी यानी कि अपरिहार्यता। अब आगे आइए।
ऑस्टिन ये कहते हैं कि संप्रभुता, ये क्वेश्चन आ चुका है जे में, जो संप्रभुता होती हैं वह निगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी। तो कब सॉवरेंटी निगेटिव कही जाएगी, कब पॉजिटिव कही जाएगी, ये थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कब कहा जाएगा कि संप्रभुता सकारात्मक है और कब कहा जाएगा नकारात्मक है, तो पहले नकारात्मक देखा जाए। अगर संप्रभु ने कोई समादेश दिया है तो ऐसी कंडीशन में संप्रभु अपने समादेश को मानने के लिए स्वयं बाध्य नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सावरेन ने कोई आदेश दिया तो क्या उस आदेश का पालन करना सावरेन के लिए बाध्यकारी होगा कि आम जनता के लिए? बताइए, आम जनता के लिए क्या सावरेन उस आदेश से बाध्य होगा कि नहीं? यानी कि क्या संप्रभु पर संप्रभु द्वारा दिया गया समादेश लागू होता है कि लागू नहीं होता? तो जब लागू नहीं होता तो ये संप्रभुता निगेटिव हो गई, तो लागू किस पर होगा? आम जनता पर। तो ये संप्रभुता क्या हो गई? पॉजिटिव। फिर एक बार, लागू नहीं होगा तो निगेटिव, और लागू होगा तो संप्रभुता ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता पूछा गया नकारात्मक नेचर की होती है, सकारात्मक नेचर की होती है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि संप्रभु अपने आदेश को मानने के लिए बाध्य, और सकारात्मक का हो गया कि जो प्रवर है, जो आदेश दिया है, इसको कौन मानने के लिए बाध्य है? अवर। तो वहीं प्रवर अवर। आगे देखा जाए, अब तीसरा ये समादेश देखा जाए। संप्रभुता भी, हाँ, थोड़ा भारत में कोरिलेट करना है। जहाँ तक ऑस्टिन की बात है, थोड़ा भारत में भी कोरिलेट करते रहिए। सबसे पहले आइए भारत की संसद। अगर भारत की संसद कोई कानून बनाती है तो क्या सांसद उस कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं कि उनके ऊपर वह कानून लागू नहीं होता? तो बाध्य होते हैं। ये नहीं कह सकते सांसद कि ये कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि ये समता के अधिकार का क्या है? उल्लंघन। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम आपका संप्रभुता की, जहां तक भारत में बात है, माधवराव सिंधिया का केस आया। विधिक रूप से सावरेन जो भारत में है वह कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से सावरेन आपका जनता है। तो सावरेंटी किस में निवास करती है भारत में? जनता में। यानी कि जनता संप्रभु है और अपनी इच्छा जनता व्यक्त करेगी। जनता की इच्छा से संप्रभु बनेंगे, बिगड़ भी जाएंगे चुनाव में। यानी कि जनता 5 साल बाद अपनी इच्छा व्यक्त करती है, जिसको चाहे अपना शासक क्या करे? चुने। तो भारत में भी आपका थोड़ा बहुत कोरिलेट कर दिया। अब आइए समादेश देखा जाए, कमांड। देखिए, आपका 3 शब्द पहले पकड़िए। एक आपका कमांड कहीं लिखा रहता है, दूसरा आपका आर्डर यानी कि आदेश, और तीसरा डायरेक्शन यानी कि निर्देश। तीनों शब्द पहले समझने का प्रयास करिए, तब इसको और आपका डिटेल में देखा जाए। देखिए, जहाँ तक कमांड की बात है, अगर शब्द कमांड दिया रहे यानी कि उसमें प्रेशर ज़्यादा है। जैसे कि उदाहरण एक हम दूसरा लेते हैं पहले जो पूछा गया है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से बंदी बना लिया है तो इसके लिए आपके पास 2 उपाय हैं। एक, सीआरपीसी की धारा 97 के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद करके आप सर्च वारंट या तलाशी वारंट जारी करवा सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करिए और हाई कोर्ट से
हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कराई। दोनों का नेचर समान है, दोनों उद्देश्य एक हैं, लेकिन प्रभावी या ज़्यादा बल किस में है? प्रभावी बल किस में है? हाई कोर्ट की मजिस्ट्रेट में। हाई कोर्ट सेम उसी प्रकार याद रखिएगा, कमांड और आर्डर दोनों बाध्यकारी हैं। अगर कमांड दिया गया है तब भी बाध्यकारी, आदेश दिया गया है तब भी बाध्यकारी, लेकिन कमांड में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है और आर्डर में हल्का सा प्रेशर क्या होता है? कम। और कोई अंतर नहीं है, मानने के लिए दोनों लोग बाध्य हैं। अब डायरेक्शन आ जाइए। अगर ये हुआ कि निर्देशित किया गया, तो निर्देश का मतलब ये हुआ कि वह जो निर्णय है बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी चाहे तो माने और चाहे तो मानने से क्या कर दे? इनकार। जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका चूंकि संसद को कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता, तो केवल डायरेक्शन जारी करता है कि संसद को ये कानून बना लेना चाहिए। अब संसद चाहे बनाए या न बनाए, तो निर्देश में बाध्यकारिता नहीं होती। जिसको डायरेक्शन दिया गया है, चाहे तो वह उसका पालन करे या पालन न करे। अब आइए कमांड देखा जाए। समादेश होता क्या है? तो समादेश का मतलब हुआ कि संप्रभु की इच्छा। समादेश या कमांड का मतलब ही हुआ कि संप्रभु की इच्छा। अब ये जो संप्रभु की इच्छा है, ये दो प्रकार की हो सकती है। एक आपकी इच्छा हो सकती है संप्रभु की कि कोई व्यक्ति कोई कार्य न करे, यानी कि प्रवर की ये इच्छा है कि अवर कोई कार्य न करे। और प्रवर की ये भी इच्छा हो सकती है कि अवर यानी कि आम जनता कोई कार्य करे। तो इसी में आपका क्वेश्चन बना है कि समादेश का सिद्धांत ऑस्टिन ने किससे प्रभावित होकर दिया? तो जर्मी बेंथम से। ऑस्टिन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? जर्मी बेंथम से। समादेश अभी हम बताएंगे। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? नेचर के आधार पर दो प्रकार के, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। समादेश होता है नकारात्मक सकारात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। अब इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए। कब कमांड पॉजिटिव होगा? तो जब संप्रभु ने यह इच्छा व्यक्त की हो, यह विल या डिजायर व्यक्त किया हो कि आम जनता कुछ करे। तो जैसे ही आ गया कि आम जनता, या आम जनता उसको हम कहते हैं अवर, अवर कुछ करे, तो ये समादेश पॉजिटिव। और अवर कुछ न करे तो ये समादेश क्या हो गया? निगेटिव। बस एक लाइन याद रखें, अगर किसी को कुछ करने के लिए आदेशित किया है संप्रभु ने, तो वह समादेश सकारात्मक, और किसी को कुछ न करने के लिए समादेश दिया है तो वह समादेश क्या हो गया? नकारात्मक। जैसे कि प्रत्येक पुरुष बुर्का पहनकर निकलेंगे मार्केट में, ये समादेश सकारात्मक हो गया। और कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो जैसे ही नहीं निकल गया तो ये समादेश कैसे हो गया? आपका नकारात्मक। दूसरा देखिए, नेचर के आधार पर बताया गया। दूसरा, समय के आधार पर समादेश को दो वर्गों में फिर ऑस्टिन बांटते हैं। एक विशिष्ट समादेश और दूसरा सामान्य समादेश। ये भी पूछा जाता है कि ऑस्टिन के अनुसार समादेश हो सकता है सामान्य, विशिष्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों मार्क कराइए, कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब इसमें एक दो और टेक्निकल पॉइंट आता है, अभी हम बताते हैं। पहले दोनों को समझिए। कब कहा जाएगा कि कमांड सामान्य है? तो जब कोई प्रवर, प्रवर यानी कि आपका संप्रभु इच्छा व्यक्त करता है
और वह इच्छा सभी लोगों के लिए, जितने भी उसके अवर या अधीनस्थ लोग हैं, सबके लिए व्यक्त करता है और हमेशा के लिए। तो बस एक लाइन, संप्रभु की इच्छा हो कि कोई व्यक्ति कार्य करे या न करे, और कुछ समय के लिए ये कहा गया हो कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, तो ये जो समादेश होगा ये सामान्य होगा कि विशिष्ट होगा? सामान्य। यानी कि फिर एक बार देखिए, अगर संप्रभु अपनी इच्छा व्यक्त करता है, वह इच्छा आपका सबके लिए है और सभी समयों के लिए है, ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, तो इस समादेश को हम क्या कहेंगे? सामान्य समादेश, जनरल कमांड। सामान्य समादेश को ही पॉजिटिव लॉ मानते हैं ऑस्टिन, यानी कि ऑस्टिन विशिष्ट समादेश को पॉजिटिव लॉ मानते हैं कि सामान्य को। ये अगला टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है। तो किसको मानते हैं? सामान्य। अब विशिष्ट देखिए, विशिष्ट समादेश में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समादेश दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जैसे सभी व्यक्तियों को कहा गया कि 5 दिन के लिए ये कार्य करिए या न करिए, संप्रभु ने इच्छा व्यक्त की, ये समादेश कैसा होगा? विशिष्ट। या कुछ व्यक्तियों को हमेशा के लिए कोई कार्य करने या न करने का आदेश दिया जाएगा, तब भी समादेश विशिष्ट होगा। फिर इसको समझिए, सभी व्यक्तियों को कुछ समय के लिए कोई कार्य करने या न करने का आदेश देना, या कुछ व्यक्तियों को सभी समयों के लिए कुछ कार्य करने या न करने का आदेश देना, इसी को आपका विशिष्ट समादेश कहा जाता है। ये भी संप्रभु की इच्छा है, लेकिन ऑस्टिन इसे पॉजिटिव लॉ में शामिल नहीं करते। तो किसका अध्ययन विधि शास्त्र में किया जाता है? विशिष्ट समादेश का न करके केवल किसका? सामान्य। फिर एक बार बैक होइए, ऑस्टिन विधि शास्त्र को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब कि किसी पर्टिकुलर देश में विधि के जो नियम हैं, और सामान्य विधि शास्त्र का मतलब जो पूरे विश्व में नियम विधि के पाए जाते हैं। तो किसने सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र को 2 वर्गों में बांटा? तैयार करके जाइए, ऑस्टिन ने। अगला नियम आइए, जहाँ तक ऑस्टिन की बात है, ऑस्टिन अब समादेश को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कमांड को ही तो, जो ये आपका कमांड दे दिया आपका सावरेन ने, यानी कि अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि आप ये कार्य करिए या न करिए, तो कमांड में कर्तव्य निहित होता है। यानी कि कमांड में एक छुपा रहता है क्या? ड्यूटी। यानी कि कमांड जब दे दिया गया, तो आम जनता या व्यक्तियों, या लीगल भाषा में अवर कहिए, अवर का कुछ कर्तव्य उत्पन्न होता है कि उस कमांड का पालन करे कि न करे। पालन करे। तो फिर आपका ऑस्टिन कहते हैं कि व्यक्तियों की ये ड्यूटी है कि संप्रभु द्वारा दिए गए समादेश का क्या करें? पालन। अगर व्यक्ति इस समादेश का पालन नहीं करते, तो उसे हम ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहेंगे। यानी कि व्यक्तियों ने अपने कर्तव्य को क्या कर दिया है? भंग। और जैसे ही व्यक्ति अपने कर्तव्य को भंग करेंगे, ये जो सावरेन था इनको क्या देगा? अनुशास्ति। तो भाई आपका संप्रभु हो गया, संप्रभु ने क्या दिया? समादेश। समादेश का आपने क्या किया? वायलेशन। तो ये संप्रभु न्यायालय बनाया है, और न्यायालय ऐसे भंग, कानून को भंग करने वाले लोगों को सेंशन देंगे। यानी कि इसका मतलब, सेंशन का मतलब समझिए क्या होता है। जहाँ तक सेंशन की बात है, सेंशन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसके अंतर्गत मृत्युदंड भी आता है, इसके अंतर्गत आजीवन कारावास भी आता है,
इसके अंतर्गत कारावास की सजा आती है, देश निकाला की सजा आती है, जुर्माना भी आता है, संपत्ति की जब्ती भी आती है, प्रतिकर भी आता है यानी कि मुआवजा, क्षतिपूर्ति भी आती है, इत्यादि चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। यानी कि केवल सिविल न्यायालय ही नहीं, अगर केवल क्रिमिनल न्यायालय ही नहीं, अगर कोई सिविल आदेश दिया गया, आपने उल्लंघन किया, तो सिविल न्यायालय भी उस व्यक्ति पर मुआवजा या प्रतिकर लगा सकते हैं या उस व्यक्ति की संपत्ति को भी जब्त कर सकते हैं। तो अनुशास्ति यानी कि इसी अनुशास्ति के भय के कारण लोग कानून का पालन करते हैं, संप्रभु की इच्छाओं का पालन करते हैं, अन्य नैतिकतावश पालन नहीं करते और आपका समाज के भय से पालन नहीं करते, बल्कि भय क्या रहता है कि अगर हमने इस कानून का पालन नहीं किया तो न्यायालय हम पर क्या लगा देंगे, सेंशन यानी कि शास्ति लगा देंगे। इसी शास्ति के भय के कारण लोग कानूनों का क्या करते हैं, पालन। अब आगे बढ़िए। जॉन ऑस्टिन ये मानते हैं कि संप्रभु की सभी घोषणाएं आपका समाधि माने संप्रभु की सभी घोषणाएं आपका कह सकते हैं कि विधि हैं, लेकिन सभी समादेश जो संप्रभु के हैं, आपका सभी घोषणाएं समादेश हैं, लेकिन 5 प्रकार की घोषणाएं ऐसी हैं जो समादेश तो हैं लेकिन पॉजिटिव लॉ नहीं है। तो पॉजिटिव लॉ किसे ऑस्टिन मानते हैं, तो प्रवर द्वारा किसके लिए बनाया गया हो, अवर के लिए, आचरण के नियम, और अगर अवर उनका वायलेशन करता है तो ये प्रवर क्या करेगा, उन पर सेंशन दंडित करेगा। मैंने भाई लीगल भाषा में सेंशन याद रखिए, अनुशास्त देगा। लेकिन 5 ऐसी घोषणाएं हैं जो कमांड तो है लेकिन एक्चुअल लॉ या पॉजिटिव लॉ या जो विध्यात्मक विधि मैं बताया हूँ वह नहीं है। तो 5 यानी कि 5 अपवाद बताते हैं ऑस्टिन। एक एक अपवाद देखिए। पहला है व्याख्यात्मक विधियाँ। व्याख्यात्मक विधियाँ जो कानून किन्हीं शब्दों का एक्सप्लेन केवल करते हैं, यानी कि जो समादेश या संप्रभु द्वारा बनाए गए जो कानून या संप्रभु द्वारा व्यक्त की गई जो इच्छा केवल कानूनों को एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है, वे समादेश तो हैं लेकिन पॉजिटिव लॉ नहीं है। तो कोई तो उदाहरण आप बताइए कि जहाँ की केवल व्याख्या करता हो कानून और उस कानून का कोई मतलब नहीं हो। तो भारत में एक कानून है जनरल क्लॉज एक्ट, साधारण खंड अधिनियम, जिसके तहत केवल और केवल कुछ शब्दों की व्याख्या की गई है, एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब ये होगा और उसका कोई महत्व नहीं है। तो कौन सा आपका कानून भारत में, अगर हम ऑस्टिन के अनुसार देखें तो जनरल क्लॉज एक्ट, केवल किस शब्द का क्या अर्थ होगा इसकी व्याख्या कर दी गई है और कोई उस कानून का मतलब नहीं। तो दूसरा देखिए, पहला व्याख्यात्मक विधियाँ, दूसरा घोषणात्मक विधियाँ, डिक्लेरेटरी लॉ। अब डिक्लेरेटरी लॉ क्या होता है, घोषणात्मक विधियाँ क्या होती हैं। देखिए, घोषणात्मक विधियाँ केवल वर्तमान तथ्य की घोषणा करती हैं, व्यक्तियों के अधिकारों से रिलेटेड नहीं होती। इसका उत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं एसआरए की धारा 34 यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर ए और बी पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, सी आकर इस बात का आपत्ति करता है कि बी ए की पत्नी नहीं है,
तो ए और बी, ए भी जा सकता है कोर्ट में, केवल मात्र इस बात की घोषणा या डिक्लेरेशन कराने के लिए कि न्यायालय सी के मुंह को बंद करने के लिए ये घोषित कर दें कि हम और हमारी पत्नी के बीच वैध विवाह हुआ है, हम लोग पति पत्नी की हैसियत में हैं, क्योंकि सी इस बात से इनकार कर रहा है और मुझे कुछ राइट नहीं चाहिए, केवल क्या कर दे न्यायालय इस बात की घोषणा। जैसे जन्म तिथि, तो न्यायालय ये घोषित कर दे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये है, और कोई हमें अधिकार नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, कौन सी विधि हो गई? कोई राइट नहीं, बल्कि न्यायालय से क्या कराई जाती है, हैसियत की। ऐसी ये घोषणात्मक जो कानून संप्रभु बनाता है, ये संप्रभु का समादेश है। लेकिन जो पॉजिटिव लॉ हमने बताया, ये पॉजिटिव लॉ नहीं है। तीसरा देखिए, निरसनकारी विधियां, यानी कि जिन कानूनों द्वारा किसी पूर्वतन कानून को संप्रभु निरसित करता है, तो वह निरसनकारी विधियां भी आपका वित्त तो है, समादेश की इच्छा जरूर है, माने संप्रभु की, लेकिन कौन सा इसे ला नहीं माना जाएगा, पॉजिटिव या विध्यात्मक। तो एक उदाहरण देखिए, निरसनकारी विधि कौन सी है? तो कम से कम एक अनुच्छेद जो संविधान का लास्ट अनुच्छेद थोड़ा तैयार करिएगा। भारत की संसद ने अनुच्छेद 345 के तहत, बिहार में पिछली बार जे में आया भी था ये क्वेश्चन, 2 कानूनों को रिपील कर दिया है। ये निरसनकारी विधियां हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लेकिन एक कानून को निरसित नहीं किया। वहीं से आपका आधार उठाकर संविधान में बिहार ने क्वेश्चन पूछ ही लिया। प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949 को निरसित नहीं किया हमारी संविधान सभा ने। अतः क्वेश्चन आया कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को वर्तमान में भारत में बने रहने का, लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस कौन सा आर्टिकल है? 395। तो बताइए, भारत की संविधान सभा ने इच्छा व्यक्त की और 2 कानूनों को जो अंग्रेज बनाकर गए थे रिपील या समाप्त कर दिया, तो ये कौन सी विधि हुई? निरसनकारी। ये भी संप्रभु की इच्छा है, लेकिन ऑस्टिन इसे पॉजिटिव लॉ नहीं मानते। अगला देखिए आपका अनुज्ञापी विधियां, यानी कि अनुज्ञापी माने लाइसेंस प्रदान करने वाली विधियां। अब लाइसेंस थोड़ा समझिए तब तो आगे बताया जाए। लाइसेंस प्रदान करना या अनुज्ञप्ति प्रदान करना क्या होता है, फिर एक बार इसको समझिए। देखिए, लाइसेंस होता क्या है कि अगर कोई कार्य अवैध है, लेकिन जब आपको लाइसेंस उसका दे दिया जाएगा तो वह कार्य वैध हो जाता है। यानी कि अवैध कार्य को लाइसेंस देकर, अनुज्ञप्ति देकर क्या बनाया जाता है? वैध। कॉन्सेप्ट एक लाइन क्लियर रखिए, तो अलग बात है कि उतना बताना अब संभव अभी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखिए। अब 2-3 उदाहरण इसमें देखिए, जैसे कि वाहन चलाना अवैध है, लेकिन लाइसेंस सरकार द्वारा मिल गया तो आपका कार्य क्या हुआ? वैध। हथियार रखना अवैध है, लेकिन सरकारी लाइसेंस मिल गया तो क्या हुआ? वैध। आपका दूसरा, आपका शराब बेचना अवैध है, लेकिन सरकारी लाइसेंस मिल गया तो क्या हुआ? अफीम की खेती करना अवैध है, लेकिन सरकार लाइसेंस दे दी तो अफीम की खेती क्या हो जाएगी? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य इलीगल हैं, लाइसेंस द्वारा उनको किस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लीगल। तो ये जो कानून लाइसेंस वाले बनाए जाते हैं, वास्तव में संप्रभु के समादेश हैं, घोषणा भी हैं, लेकिन कौन कानून का दर्जा प्राप्त नहीं है? पॉजिटिव कानून है, लेकिन कौन सा कानून नहीं मानते ऑस्टिन? पॉजिटिव या सकारात्मक। अंतिम देखिए,
पांचवा है अपूर्ण दायित्व वाली विधियां। अपूर्ण दायित्व वाली विधियां, अपूर्ण दायित्व वाली विधि होती क्या है? अब ये आपको सबसे अच्छा उदाहरण इसका टाइम बार्ड डेट देखा जाए। अपूर्ण दायित्व वाली जो विधियां होती हैं वह संप्रभु का समादेशी होता है, उनकी इच्छा ही होती है, लेकिन इसे पॉजिटिव लॉ नहीं माना जाता क्योंकि न्यायालय द्वारा इसे इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो एक उदाहरण देखिए, आपका लास्ट में जो उदाहरण देखना है टाइम बार डेट का देखना है, यानी कि आपका काल तिरोहित ऋण या जिस ऋण की वसूली का समय बीत गया है। तो ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था और 3 साल का, तो अगर जिस दिन बी डिनाई करता है देने से, उसके अगले कितने साल के अंदर ए जा सकता है कोर्ट में? 3 साल। और जैसे 3 साल बीता, ए का अधिकार बना रहेगा, लेकिन न्यायालय का दरवाजा यह खटखटा सकता है कि नहीं? अब बताइए, अब कैसा अधिकार? अब आइए, जो बी का दायित्व था 3 साल तक पूर्ण था और 3 साल बाद क्या हो गया? अपूर्ण। तो क्या अब एक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है बी के खिलाफ? नहीं। तो ये जो कानून है कि खटखटा नहीं सकता, ये भी संप्रभु की इच्छा ही है। लेकिन ऑस्टिन समादेश मानते हैं, लेकिन कौन सा विधि में नहीं मानते? पॉजिटिव। अब लास्ट में आलोचना देख लिया जाए। ऑस्टिन की तमाम विद्वानों ने आलोचना प्रस्तुत की है और आलोचना तमाम जगहों पर की जाती है, लेकिन दो आलोचकों का नाम जरूर याद रखिए। पहला आपका प्रोफेसर H.L.A. हार्ट हैं। उन्होंने ऑस्टिन की विधि को बंदूकधारियों की विधि कहा, यानी कि जिस प्रकार एक बंदूकधारी पिस्टल सटा देता है, कहता है कि धन दो नहीं तो जान से मार देंगे, उसी प्रकार ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि संप्रभु ने समादेश दिया, उसका पालन करो, नहीं तो ये संप्रभु क्या करेगा? तुम्हें अनुशास्ति देगा। तो किसने इन्हें बंदूकधारियों की विधि कहा है? प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। और दूसरा प्रोफेसर एलेन कमेंट करते हैं कि विधि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का क्या है। देखिए, प्रोफेसर एलन का कोटेशन आ चुका है, लेकिन हार्ट का नहीं आया है। तो हो सकता है कि हार्ट का कोटेशन पूछ ले, क्योंकि प्रोफेसर एलन का कोटेशन रिपीटेड है, प्रोफेसर हार्ट का भी नहीं आया है। तो बंदूकधारी आए आलोचना में तो हार्ट मारना है, और अगर ये आ जाए कि ताड़ का वृक्ष किसने कहा, तो ताड़ के वृक्ष पर लास्ट में उदाहरण देखे, तब ब्रेक दिया जाए, फिर संविधान चलेगा। ताड़ का वृक्ष कबीरदास के भाषा में देखिए कि आपका माने बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसी प्रकार प्रोफेसर एलेन कहते हैं कि ऑस्टिन बहुत बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, ये संप्रभु वो संप्रभु, ये प्रवर ये अवर, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यानी कि जो व्यवहार में है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यानी कि इसका मतलब कि 52 बीघा पुदीना, लास्ट में जैसे कि कोई लड़का आया और कहा कि हमारे गांव में तो 52 बीघा क्या बोया जाता है? प्याज। 52 बीघा लहसुन, 52 बीघा पुदीना और 52 बीघा आपका अरुई। वो भी बुवा दिया जाए, क्योंकि घुइया के खेत में आपका कहा जाता है। कानपुर में बहुत प्रसिद्ध है घुइया। तो आपका घुइया के खेत में जाओ, यानी कि अरुई जाकर क्या करो? लाओ। और अगर मुंह में कटता है मुंह तो हमारा दोस्त, तो खूब उसमें मिर्च मसाला झोंका जाता है, और फिर आपका ये डाला जाता है ना, क्या उसको, खटाई। तेल तो डाला जाता है, खटाई डाला जाता है, ताकि गला और जीभ न कटे। तो आपका वही 52 बीघा पुदीना, यानी कि अगर हेलन को समझना है तो 52 बीघा पुदीना पर भी समझ सकते हैं कि आपका
यानी कि एलन कहते हैं कि 52 बीघा पुदीना कहता है, लेकिन वास्तव में ये बोया। तो रेस्ट ले लीजिए, तब आपका आस्टीन भी समाप्त हो गया लगभग। 2 कोटेशन याद रखना है।